नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 21वां पार्ट बना रहा हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देना चाहता हूँ। मैंने अपने चैनल पे एक और नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है चर्चा जजमेंट्स की। और इस प्रोग्राम में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट्स आते हैं, जैसे 498A से रिलेटेड, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, यानी जो भी ऐसे जजमेंट आते हैं उन सारे जजमेंट्स के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए है, कुछ लोग को वो जजमेंट समझ में नहीं आते हैं क्योंकि वो जजमेंट इंग्लिश में होते हैं, तो मैं उसका हिंदी रूपांतरण भी अपने वेबसाइट पे अपलोड किया करूंगा। और साथ ही साथ आप मेरी वेबसाइट से उस जजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का पहला वीडियो आ चुका है चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो ये आपकी सलाह प्रोग्राम का 21वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जाके प्लेलिस्ट से देखिएगा। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाके आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। इन वीडियोस को देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे उन लोगों ने अपना बचाव किया, या फिर वो लोग आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो उन वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखिएगा। आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है। और आपके मन में भी ऐसा जरूर कन्फ्यूजन रहता होगा कि जब पत्नी 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए केस करती है और पति उसे नहीं देता है, यानी कोर्ट से मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है और उसके बाद पति नहीं देता है, कहीं बाहर चला जाता है या भाग जाता है, और उसके बाद पत्नी 128 CRPC का केस करती है वसूली के लिए और उसमें पति के खिलाफ वारंट निकलता है। वारंट निकलने के बाद पति गिरफ्तार हो जाता है और जेल चला जाता है। तो क्या जेल जाने के बाद जो बकाया मेंटेनेंस होता है, यानी जो बकाया मेंटेनेंस होता है जिसके लिए कोर्ट पति को जेल भेजता है, क्या वो मेंटेनेंस माफ़ हो जाता है या नहीं माफ़ होता है? यही चीज़ें आपको इस स्टोरी से जानने को मिलेगी। ऐसा ही इस हस्बैंड के साथ भी हुआ था और ये हस्बैंड जेल भी गया था। तो वही हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ, क्या उनका मेंटेनेंस माफ़ हुआ या नहीं हुआ जेल जाने के बाद। तो चलिए, अब जो हस्बैंड ने हमें स्टोरी लिख के भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। मेरा नाम नवीन है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि अगर पत्नी ने 125 CRPC का मेंटेनेंस केस किया है और कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया है और फिर पति मेंटेनेंस नहीं देता है, तो आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि ऐसे में आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो क्या अगर पति मेंटेनेंस केस में जेल चला जाता है तो बकाया जो मेंटेनेंस है वो माफ़ हो जाएगा या नहीं माफ़ होगा? आपको मेरी स्टोरी से यही जानने को मिलेगी, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ मेंटेनेंस के केस में। मेरी शादी 2014 में हुई थी। शादी के 2 साल के बाद मुझ पे मेरी पत्नी ने कई केस कर दिया, जिसमें से एक केस था 125 CRPC यानी मेंटेनेंस केस। यह केस 1 साल 3 माह चला और कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस अलाउ कर दिया और मुझे ऑर्डर कर दिया कि मैं 3000 रुपये प्रति माह अपनी पत्नी को भरण पोषण दूँ। और आदेश हो जाने के बाद मैं अपना होम टाउन छोड़ दिया और मुंबई चला गया। और 125 CRPC के केस में 3 माह जब बीत गया और मैंने मेंटेनेंस उसे नहीं दिया, तो उसके बाद मेरी पत्नी ने 128 CRPC के अंतर्गत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया अपने बकाया मेंटेनेंस को वसूल करने के लिए। मेरे घर उसके बाद नोटिस आया, लेकिन मेरे घर वालों ने नोटिस रिसीव नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था और मैं बाहर चला गया था। उसके बाद मुझे जब यह जानकारी हुई, उसके बाद भी मैं कोर्ट में नहीं गया एक भी बार। सिर्फ कोर्ट में एक एडवोकेट कर दिया यह जानने के लिए कि कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी डिटेल्स मुझे पता रहनी चाहिए। इसके लिए मैंने सिर्फ एक कोर्ट में एडवोकेट कर दिया, मैं कोर्ट में उसके बाद नहीं गया। फिर मेरे खिलाफ वारंट भी हो गया कोर्ट में 128 CRPC के ही केस में, और मेरे घर पुलिस भी आई, लेकिन मैं नहीं मिला और पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया कि मैं घर पे नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डेट पे मेरी पत्नी कोर्ट गई और वहाँ से वारंट कराई। फिर पुलिस मेरे घर आई और मैं नहीं मिला और रिपोर्ट लग गई।
ऐसे ही 3 साल तक चलता रहा और मेरी पत्नी 128 के सीआरपीसी के केस में जाती, मुझ पे वारंट कराती, पुलिस मेरे घर आती, लेकिन मैं घर रहता ही नहीं तो पुलिस यह रिपोर्ट लगा देती कि मैं घर पे नहीं हूँ। और 3 साल तक सिर्फ यही चलता रहा और 3 साल का मेरे ऊपर मेंटेनेंस बकाया हो गया, यानी 3,000 रुपये प्रति माह इंटू 36 महीना इक्वल टू 1,08,000 रुपये। और उसके बाद 2 महीनों के बाद दिवाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर चलता हूँ 2 दिनों के लिए और फिर वापस आ जाऊँगा। जब मैं घर गया तो इसकी सूचना किसी ने मेरी पत्नी को दे दी और पत्नी ने पुलिस को, और फिर पुलिस मेरे घर आई और मैं बाहर ही घूम रहा था वहीं पे मिल गया और पुलिस ने मुझे वहीं से अरेस्ट कर लिया। फिर मुझे कोर्ट में ले जाके पुलिस ने पेश किया। तो जब मैं जज साहब के सामने पेश हुआ तो जज साहब ने बस एक सवाल पूछा, तुम पे जो 1,14,000 रुपये बकाया है तुम दोगे या नहीं दोगे। मैंने भी सोच लिया था कि 1 माह के लिए अधिकतम तो जेल होगी ही, तो मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन उसे एक भी पैसा मेंटेनेंस नहीं दूंगा। और मैंने भी बोल दिया कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास नहीं है। तो जज साहब ने मुझ पे 1 माह के लिए जेल की सज़ा सुना दी और मैं जेल चला गया। 1 माह के बाद जब मैं जेल से आया तो फिर मैं वापस मुंबई निकल गया। फिर पत्नी ने 128 सीआरपीसी का केस किया और पहले जैसे ही फिर वारंट निकलने लगा, पुलिस घर आती और मैं नहीं मिलता तो रिपोर्ट लग जाती कि मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार से फिर से वारंट निकलने लगा और वही प्रक्रिया चलने लगी। पहले मुझे लगता था कि जेल चला जाऊंगा तो जो बकाया भरण पोषण है वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन मेरी यह गलत जानकारी थी। जेल जाने के बाद भी जो बकाया भरण पोषण था वो माफ़ नहीं हुआ, और तो और जो 1 माह मैं जेल में रहा उस माह का भी बकाया भरण पोषण मेरे ऊपर ऐड हो गया। यानी 1 माह जो मैं जेल में रहा उसका भी 3,000 रुपये भरण पोषण मेरे भरण पोषण में ऐड हो गया। यानी 1 माह जो जेल में रहा वो भी भरण पोषण जोड़ा गया बकाया भरण पोषण में। अभी भी दोबारा 2 साल से मैं घर से बाहर हूं और प्रति माह भरण पोषण बढ़ ही रहा है और वारंट भी निकल रहा है और पुलिस मुझे खोज भी रही है, बार बार घर आके देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपने स्टोरी में सिर्फ आप लोगों को यही जानकारी बताना चाहता हूं कि यदि आप मेंटेनेंस केस में जेल चले जाओगे तो भी जो बकाया भरण पोषण है वो माफ़ नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। अगर आपको ये जानकारी है कि जेल जाने के बाद जो बकाया भरण पोषण होता है वो माफ़ हो जाता है तो यह आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है। आप जेल चले जाओगे उसके बाद भी वो मेंटेनेंस जो है वो बकाया भरण पोषण जो है वो वैसे ही रहेगा, और जब आप जेल से दोबारा आएंगे तब आपको देना होगा, या नहीं देंगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। जेल जाने से आपका बकाया भरण पोषण माफ़ नहीं होगा। तो ये स्टोरी हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी थी और इसमें हो सकता है आप लोगों को भी ऐसी ही गलतफहमी हो कि यदि पति 125 सीआरपीसी का केस पत्नी करती है और पति मेंटेनेंस नहीं देता है ऑर्डर होने के बाद, तो फिर पत्नी दोबारा 128 सीआरपीसी का केस करती है जिसमें पति के खिलाफ वारंट निकलता है, उसमें पति की गिरफ्तारी हो जाती है और पति यदि मेंटेनेंस नहीं देता है और जेल चला जाता है 1 माह के लिए भी। तो यदि आप लोगों को भी ऐसी ही गलतफहमी है कि आपका जो बकाया मेंटेनेंस है वो जेल जाने के बाद माफ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जेल जाने के बाद भी आपका मेंटेनेंस बकाया ही रहता है और बढ़ता ही जाता है। यदि आप लोगों को भी ऐसी ही जानकारी है तो आपकी ये जानकारी सरासर गलत है। जो भी जानकारी आपको इस हस्बैंड ने दी अपनी स्टोरी के माध्यम से वो बिल्कुल सही थी। यदि आप लोग जेल भी चले जाएंगे इसके बाद भी आपका बकाया मेंटेनेंस माफ़ नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।